नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम पढ़ रहे हैं कोयला मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कोल के बारे में। तो ये जो मंत्रालय है ये कोयला और लिग्नाइट के भंडारों के खोजबीन साथ ही साथ उनके विकास के संबंध में नीतियों का निर्धारण करती है। इसके अलावा जो उच्च मूल्य की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं होती हैं उनको स्वीकार यानी कि स्वीकृत करने और जो भी संबंधित मामले हैं उन सभी का निर्णय करने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है। और इसका जो क्षेत्राधिकार है संपूर्ण भारतीय राज्य पे इसका क्षेत्राधिकार आता है। और कोयला मंत्रालय की अगर हम बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा इसमें कोई विभाग नहीं है बल्कि इसके अधीन एजेंसियां हैं। और ये जो मंत्रालय है एक मंत्री और एक राज्य मंत्री इनके प्रमुख होते हैं। मंत्री के साथ सहयोग करने के लिए एक राज्य मंत्री होते हैं। और इसके कार्य की बात करनी है, जो कोयला मंत्रालय है ये करता क्या है, तो जो इसका कार्य है तो पहला कार्य तो ये है कि जो भारत में कोकिंग कोयला और नॉन कोकिंग कोयला होती हैं और जो लिग्नाइट के भंडार हैं उन सभी का खोज और विकास का कार्य करता है। थोड़ी सी हम बात कर लेंगे कोकिंग कोयला की या कोकिंग कोल क्या होता है। तो ये कोकिंग कोल जो है ये भी एक प्रकार का कोयला होता है जिसे कि धातु शोधन कोयला कहा जाता है। और इसका जो उपयोग है मेनली स्टील उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। और जो दूसरा मुख्य कार्य है इस मंत्रालय का वो है कोयले के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और कीमत निर्धारण से संबंधित सभी मामलों को देख रेख का कार्य कोयला मंत्रालय ही करता है। जबकि अगले कार्य की बात करें तो वो है कि ये कोल वासनियों का विकास करता है और उनका प्रचालन करता है। और ये ऐसे कोल वासनी होते हैं जो कि इस्पात विभाग के अधीन ना आते हों, यानी कि ऐसे कोल वासनियों का विकास और प्रबंधन का काम करता है जो कि इस्पात विभाग के अधीन ना आते हों। इसके अलावा ये कोयले का निम्न तापीय कार्बनीकरण और कोयले से संश्लिष्ट तेल के उत्पादन के कार्य को संभालता है ये। इसके अलावा यह कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम जिसे कि वर्ष 1974 में बनाया गया था का संचालन देखता है। इसके अलावा कोयला गैसीकरण से संबंधित जो भी कार्य हैं उन सभी को करता है। कोयला खान भविष्य निधि संगठन का देख रेख करता है ये। और इसके अलावा कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1948 का प्रशासन भी देख रेख का कार्य यही करता है। इसके अलावा खदानों से उत्पादित एवं प्रेषित किए गए कोक और कोयला पर जो उत्पाद शुल्क है उनकी उगाही और संग्रहण के लिए खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत नियमावली और बचाव निधि का प्रशासन देखरेख का कार्य कोयला मंत्रालय ही करता है। इसके अलावा कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 का प्रशासन यही देखता है। और इसी अधिनियम के तहत भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और तभी से इस मंत्रालय का निर्माण किया गया। इसके अलावा ये क्या करता है कि कोयलाधारी क्षेत्र अधिनियम अधिग्रहण और विकास 1973 का प्रशासन देखता है। इसके अलावा सीएमएसपी प्रशासन जो सीएमएसपी अधिनियम जो कि 2015 में बनाया गया था उसका देखरेख करता है। इसके अलावा खान एवं खनिज विनियमन एवं विकास अधिनियम 1957 का प्रशासन देखरेख का कार्य मंत्रालय ही करता है। अब बात कर लें कोयला मंत्रालय के तहत जो एजेंसियां आती हैं वो कितनी हैं, तो प्रमुखतः निम्न एजेंसियां कोयला मंत्रालय के अधीन आती हैं, जिसमें पहला है कोल इंडिया लिमिटेड तथा दूसरा है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड और तीसरा है सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड। तो अब थोड़ी सी हम बात कर लें कोल इंडिया लिमिटेड की। तो ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है और ये कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक शीर्ष निकाय है। और ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये नीति निर्देशों को निर्धारित करने और अपनी सहायक कंपनियों के साथ समन्वय कार्य के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा इसके साथ इसके अधीन 8 सहायक कंपनियां हैं। और ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है तो इनकी सभी सहायक कंपनियों की ओर से निवेश करने के लिए, आयोजना करने के लिए और जनशक्ति प्रबंधन के लिए, साथ ही साथ जो भी हैवी मशीनरी खरीद करने हैं उनके लिए और वित्तीय बजट आदि बनाने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अब अगर हम बात करें कि कोल इंडिया लिमिटेड के तहत जो इनकी 8 सहायक कंपनियां हैं कौन कौन सी हैं, तो वो कुछ इस प्रकार हैं, जिनमें पहला है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि बीसीसीएल जो कि धनबाद झारखंड में स्थित है।
और दूसरा है सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि CCL, जो कि रांची झारखंड में ही है। और तीसरा है ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ECL, जो कि सक्तोड़िया, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है ये ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। जबकि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की बात करें यानी कि WCL, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है ये। और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि SACL, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है ये। और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की बात कर लें NCL, जो कि सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है ये। और महानदी कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि MCL, जो कि संबलपुर उड़ीसा में स्थित है। और जो इसके अधीन जो इसकी सहायक अंतिम कंपनी है वो है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट यानी कि CMPDI एजेंसी इंस्टीट्यूट, जो कि रांची झारखंड में स्थित है। अब थोड़ी सी हम बात कर लें नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की, जो कि जो इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेन्नई में है, और इसका जो कॉरपोरेट ऑफिस है वो नेवेली तमिलनाडु में है। और ये जो कंपनी है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये जो लिग्नाइट भंडार हैं उनके दोहन, उनके खनन, साथ ही साथ तापीय विद्युत उत्पादन और कच्चे लिग्नाइट की बिक्री यानी कि सेलिंग का कार्य करता है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो कि कोयला मंत्रालय के अधीन आता है। और तीसरा है वो है सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड यानी कि SCCL। तो ये पहले क्या था, ये आंध्र प्रदेश सरकार और भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम था, और जिसमें जो हिस्सेदारी है क्रमशः आंध्र प्रदेश राज्य का 51 था और भारत सरकार का 49 था, यानी कि 51-49 के प्रतिशत में था ये। पर अब क्या है, जब से तेलंगाना नया राज्य बना तब से ये भारत सरकार और तेलंगाना के मध्य है ये। और तो ये सिंगरेनी कोयलरीज जो कंपनी लिमिटेड है ये कोयला मंत्रालय के तहत एक एजेंसी है। अब थोड़ी सी हम बात कर लें कि भारत में कोयला खनन का इतिहास क्या रहा है। तो काफ़ी दिलचस्प रहा है भारत में कोयला खनन का इतिहास। देखा जाए तो जो भारत में जो कोयला खनन की शुरुआत है वो दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर स्थित रानीगंज कोल फील्ड में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक कंपनी थी मेसर्स सुमनेर और हिटली के द्वारा सन 1774 ईस्वी में की गई थी। और लेकिन ये था कि उस समय भारत में कोयला की उतना मांग नहीं थी, इसकी वजह से भारतीय कोयला खनन का जो विकास है वो प्रभावित रहा और आगे बढ़ता नहीं रहा। लेकिन क्या हुआ कि वर्ष 1853 में जब भाप से चलने वाले रेलगाड़ी देश में आ गए तो इसके खनन से तो इसके खनन को बढ़ावा मिला, क्योंकि कोयले का खपत बढ़ना चालू हुआ और बहुत ही कम समय में जो औसत उत्पादन था वो बढ़कर 1 मिलियन टन वार्षिक हो गया था। ये 1853 की बात हो रही है। और भारत में फिर क्या हुआ कि वर्ष 1900 तक यानी कि 20वीं सदी के आते आते तक 6.12 मिलियन टन प्रति वर्ष और 1920 ईस्वी तक 18 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन होने लगा था। और जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1919 में तो उस समय थोड़ी सी 1919 में ख़त्म हुआ था, तो उसी समय थोड़ी सी उत्पादन में तेज़ी आ गई थी और 1930 के दशक में उत्पादन में कमी आ गई। तो उत्पादन में कमी का एक अपना अलग वजह था। और जब भारत में जब पहली पंचवर्षीय योजना चालू किया गया तो उसके प्रारंभ में ही जो इसका वार्षिक उत्पादन था वो 33 मिलियन टन हो गया था। और मतलब जब भारत के संदर्भ में जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुआ तो उसी समय ये महसूस किया जाने लगा कि कोयला उद्योग के क्रमिक एवं वैज्ञानिक विकास को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उस समय क्या था कि जो जितने भी जो कोल वाशरेज थी जो कि रेलवे के स्वामित्व में आती थी, उसके साथ साथ 1956 में भारत सरकार का उसकी स्थापना की गई। और ये जो स्थापना किया गया वो उस कंपनी का नाम था जो कि रेलवे के स्वामित्व में आती थी, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम यानी कि NCDC की स्थापना की गई। और ये भारतीय कोयला उद्योग के सुनियोजित विकास की ओर पहला बड़ा कदम था। और इसके साथ साथ ये जो सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड थी जिसका कि पहले जिक्र किया हमने, जो कि वर्तमान में तेलंगाना और भारत सरकार के मध्य 51 और 49 के अनुपात में इसमें कार्य होता है। तो इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी और सन 1956 में
ये आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में एक शासकीय कंपनी बन गई थी, यानी उसका स्थापना 45 में हुआ और 56 में एक शासकीय कंपनी बन गई। और थोड़ी सी बात कर लें अब कि ठीक है कंपनी बनी, लेकिन कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ। तो जब देश में ऊर्जा की मांग बढ़ने लगी तो इन सभी की पूर्ति के लिए जो पहले कोयला खदान था ये निजी मालिक के अधीन आया करते थे, और वो बहुत ज़्यादा पूंजी का निवेश नहीं कर रहे थे। तो इनमें से जो कुछ मालिक थे तो वो क्या कर रहे थे कि खनन के लिए अवैज्ञानिक तरीके अपना रहे थे। और ऐसी दशा में जो मज़दूरों की दशा थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो इसके लिए अब सरकार को चिंता होने लगा कि नहीं भाई, मतलब ठीक है उद्योग है लेकिन लोगों का चूँकि नुकसान हो रहा है, मतलब जो मज़दूर थे उनका जीवन स्तर सही नहीं था। इसके लिए अब क्या किया, अब केंद्र सरकार ने कि कोयला खदानों का निजीकरण करने का निर्णय लिया गया। और ये जो कोयला खदान है इनका राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में पूरा किया गया। पहले चरण में क्या था, जो कोक्कर कोयला जो खदान थे उनका 1971-72 में, और फिर उसके बाद अकोक्कर कोयला खदानों का वर्ष 1973 में। तो वर्ष 1971 में क्या हुआ था कि कोक्कर कोयला खान अधिनियम आपात प्रावधान 1971 लाया गया था। और ये इसलिए लाया गया था कि ताकि जो भी कोयला खदान है उन सभी का आसानी से राष्ट्रीयकरण किया जा सके। और इसके बाद कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 लाया गया, और इसके बनने के बाद वर्ष 1973 में सभी कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो यहाँ से कोयला मंत्रालय का निर्माण हुआ, और कोयला खदान वगैरह के जो भी कार्य हैं सभी इस मंत्रालय के अधीन आती हैं। जय हिंद।